जो ये पूंजीपति वर्ग अपना पर फैला रहा है, उनके पर को कतरना है। मनरेगा में काम मिलता नहीं, उनको कहीं मजदूरी मिलती नहीं, नौकरी मिलती नहीं, तो 24% पर उनको कर्जा ब्याज जो है पर वो माइक्रो फाइनेंस कंपनियां कर्जा देती हैं उनको। 42 जिलों को बिजली बेच दिया है। इस हिसाब से वो 40 कुंटल गेहूं बेचेगा तो 1 तोला सोना उसको मिलेगा। नमस्कार, मैं राम दुलार, आप देख रहे हैं आवाज बुलंद। इस समय मैं उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में हूं और इसी महीने के 3 और 4 तारीख को कोई प्रोग्राम रखा गया है जो आम जन के लिए आवश्यक है। वो किनके द्वारा रखा गया है, उसका उद्देश्य क्या है, आइए बात करते हैं। और साथ ही इन लोगों का मुद्दा क्या है, किस मुद्दे पर ये काम कर रहे हैं, क्या जरूरत है, तमाम सारी चीजों पर हम लोग चर्चा करेंगे। पहले जानते हैं कि वो किस तारीख को प्रोग्राम है, कहाँ प्रोग्राम है, फिर उस पर और डिटेल से बात करते हैं। हम चाहेंगे कि आप अपना परिचय देते हुए बात करेंगे। तो सर हमारे जी नमस्कार और आपका स्वागत है। मैं शिवाजी राय, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले का सदस्य हूं और उत्तर प्रदेश किसान महासभा का उपाध्यक्ष हूं। और देवरिया में 3 और 4 सितंबर 2 दिन का कार्यक्रम है। वो हमारे प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक है। उत्तर प्रदेश कार्यकारिणी की उत्तर कार्यकारिणी बैठक है। इस बैठक में ये जगह कहाँ है? ये जगह कसिया रोड में कान्हा लान है, उसमें कार्यक्रम रखा गया है। अच्छा, तो वहाँ 3 और 4 जैसा कि आप बता रहे हैं, तो 3 को कितने बजे से कार्यक्रम आप शुरू कराएंगे? 11 बजे से कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ ठहरने और जो बाहर से लोग आएंगे उनको, पूरे प्रदेश से लोग आ रहे हैं। हाँ, तो ठहरने और भोजन करने के टोटल सारी व्यवस्था है? अच्छा, रहने का भी इंतजाम है। हाँ। और 4 को कब तक आपका कार्यक्रम चलेगा? 5-6 बजे तक चलेगा। शाम 5-6 बजे और देर भी हो सकता है। हाँ, निर्णय जो होगा जी, उस हिसाब से कार्यकारिणी को निर्णय लेंगे, जो देर हो सकता है उसमें। और चूंकि एक लंबी बहस है जी, इधर देश से लेकर के प्रदेश तक बहुत सारे मुद्दे आए हुए हैं जी। खास करके जो देश का सबसे बड़ा मुद्दा है जी वो SIR है जी, जो भारत सरकार के इशारे पर जी या कहा जाए कि उन्हीं के लिए ही जी ये चुनाव आयोग काम कर रहा है। अच्छा, तो एक बात थोड़ा सा हम इसमें आपको रोकना चाहेंगे। क्या आपको लगता है कि जो चुनाव आयोग का मूल सिद्धांत और जिस चीज के वजह से, जिस गतिविधि की वजह से, जिस अधिकार की वजह से चुनाव आयोग जाना जाता था, क्या वह चीजें आज के वर्तमान चुनाव आयोग में बाकी शेष बचा है क्या? बिल्कुल नहीं बचा है, इसलिए नहीं बचा है और ये देश जानता है जी और दुनिया के लोग जानते हैं इस बात को जी कि जब चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, मुख्य चुनाव आयुक्त से लेकर के 2 चुनाव आयुक्त और होते हैं, उनकी नियुक्ति अगर जो भारत सरकार के प्रधानमंत्री और उनके कैबिनेट के सदस्य एक सदस्य करेंगे और एक विपक्ष का नेता होगा, तो बहुमत से तो उनका स्वतः है कि उन्हीं का चुनाव आयुक्त होगा, वही जिसको चाहेंगे तय करेंगे। तो जिस तरह से इस चुनाव का एक बात आया था उनका राहुल गांधी का कि जो चुनाव आयोग का चुनाव होता है तो उसमें हम बैठे रहते हैं और मोदी जी कहते हैं कि फला इसके लायक ठीक है और उसको घोषित कर देते हैं। तो विपक्ष का तो उनके हिसाब से कोई रोल नहीं है। विपक्ष बैठेगा भी तो एक सदस्य विपक्ष का बैठेगा, 2 सदस्य सरकार का होगा, प्रधानमंत्री और कैबिनेट का सदस्य होगा, तो सरकार हो गई, सीधे बहुमत तो उसे हो गया सरकार का, चाहे नियुक्त कर लेंगे, जो जिसको नियुक्त करेगा। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक जो व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट ने दिया था कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भारत के प्रधानमंत्री रहेंगे, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस रहेंगे और एक सदस्य विपक्ष का नेता रहेगा, तो 3 हो गए। ये 3 लोग नियुक्त करेंगे चुनाव आयुक्त। अब सवाल ये होता है कि भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में प्रस्ताव ला करके सुप्रीम कोर्ट की उस व्यवस्था को ही बदल दिया और कह दिया कि नहीं, प्रधानमंत्री रहेंगे, कैबिनेट का सदस्य रहेगा और एक विपक्ष का नेता रहेगा। ये साफ है कि खिलाड़ी वही रहेंगे, इस टाइम उन्हीं का रहेगा, उन्हीं का जो है बल्ला रहेगा, बैट रहेगा, सब उन्हीं का रहेगा, और रेफरी उनका ही रहेगा, गेंद भी रहेगा और अंपायर भी उन्हीं का रहेगा। ये साफ है कि अंपायर उन्हीं का है, तो वही जीतेगा। ये देश में ही हो रहा है। तो SIR भी उन्हीं के कहने पर हो रहा है। SIR एक्चुअल में है नहीं, ये एक्चुअल में है NRC। अच्छा, NRC है। NRC की शर्तें और SIR की शर्तें सेम है। मतलब आधार कार्ड नहीं लागू होगा, मतलब राशन कार्ड नहीं लागू होगा। आधार कार्ड तो अब कोर्ट ने आदेश दिया, कार्ड किया ना, ये NRC SIR में तो था नहीं। और पेन कार्ड लागू नहीं होगा।
और जो है ये क्या नाम है कि वोटर कार्ड लागू नहीं होगा। अरे भाई आप कह रहे थे कहीं आधार कार्ड, ये हमारी ढिढोरा पीटा दुनिया भर का, वो आपने खारिज कर दिया। तो अब जो है एनआरसी में भी यही बात है कि आपको पिताजी का जन्म प्रमाण पत्र देना होगा। एनआरसी में भी यही बात है। खतियान का मैंने कागज खेत का नकल देना होगा, यही एनआरसी में भी बात है। एसआईआर में भी यही बात है, आपको अपना जन्म प्रमाण पत्र देना होगा। मतलब कि आप हमारी नागरिकता तय हो रही है साफ साफ। और अगर जो एनआरसी में वही शर्तें हैं और एसआईआर में वही शर्तें हैं, ये चुनाव आयोग का जो एक्चुअल में कहना है कि दुरुपयोग करके सरकार जो है दुरुपयोग करके नहीं है, बल्कि सीधे सीधे नागरिकों पर शक है उनको कि आप इस देश के नागरिक हैं कि नहीं, शक है। और ये चुनाव आयोग नहीं कर सकता इसको। एक चीज और चर्चा में आई है, उस पर क्या आप लोगों का मंथन है, क्या सोच है कि चुनाव आयोग के जो भी पदाधिकारी गण हैं उनको जो चुनाव आयुक्त के उसमें हैं, पद में हैं, तो उस पर एक वर्तमान सरकार ने उनको सेफ जोन दे दिया है अपने एक एक्ट पास करके कि इन पर कोई कोर्ट में याचिका दाखिल नहीं हो सकती है, इनके खिलाफ कुछ कोई कर नहीं सकता है। जी, भारत में एक व्यक्ति है जो भारत का प्रथम नागरिक है, वो राष्ट्रपति है। और राष्ट्रपति के साथ शर्तें है कि उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं होगा। राष्ट्रपति के साथ बास इज ऑलवेज राइट जी, ये हमारे संविधान की प्रस्तावना में जी जी हम जो है बास को मानते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति गुटी बाडी है नहीं, तो माना गया वो गलती नहीं करेगा, जो भी करेगा वो कैबिनेट की सिफारिश से करेगा। ये शर्त है, राष्ट्रपति को अपना तरह से कुछ करने का निर्णय का अधिकार नहीं है, वो विशेषाधिकार है। उसमें जाकर के वो भी लब लेते हैं जब मिलिट्री शासन की बात आती है, विषम कंडीशन परिस्थिति में। बाकी अन्य जो मामले, जितने मामले देश में है, उसमें राष्ट्रपति जो भी निर्णय लेता है वो कैबिनेट की सिफारिश से लेता है, इसलिए स्वतः निर्णय लेने का अधिकार राष्ट्रपति को नहीं है। इसलिए माना जाता है कि वो गलती नहीं करेगा, इसलिए उसके खिलाफ मुकदमा नहीं होगा। अब चुनाव आयोग तो स्कूटी पार्टी है भाई, वो चुनाव करा रहा है, रोज गड़बड़ करेगा उसको, ये पूरा तंत्र उसके जिम्मे है इस्तेमाल करने के लिए। जो ही चुनाव की घोषणा हो जाती है, ये पूरा जो तंत्र है, पुलिस से लेकर के और डीएम तक सारे लोग और प्रमुख सचिव सब लोग, पूरा तंत्र उसके चार्ज में चला जाता है। इसीलिए जब मर्जी इसको हटाता रहता है, करता रहता है। जिसको इतना बड़ा अधिकार है, स्कूटी बॉडी है, वो काम कर रही है और निर्णय वो ले रही है। अब जो निर्णय ले रही है जो बॉडी, उसके खिलाफ मुकदमा नहीं होगा। इसका मतलब साफ है कि बेईमानी करने की नियत है, हम आपको सेफ जोन दे रहे हैं, आप बेईमानी करिए, कोई खिलाफ खुले दिल से करिए, बेईमानी, कोई रिस्क नहीं है आपके लाइफ पे। जानबूझकर सारी चीजें, पूरा चुनाव को हाईजैक करने का, आदमी को नागरिकता से वंचित कर देने का, ये सारा काम करने का अधिकार इस सरकार ने उनको दे रखा है। एटलीस्ट जो है सरकार ताकतवर होती है, उनके पास सेना है, उनके पास पुलिस, सारे तंत्र हैं, सारी व्यवस्था है उसके पास, उनके पास आईबीआई सीबीआई डराती रहती है। लेकिन एसआईआर के बहाने जब एनआरसी करना चाहते थे, तो बिहार की जनता इस बात को समझ गई, ठीक से समझ गई। और हमारे नेता दीपंकर भट्टाचार्य ने सबसे पहले नारा दिया, चुनाव चोर गद्दी छोड़, सबसे पहले नारा दिया। और इस 21वीं शताब्दी का सबसे पॉपुलर नारा है, चुनाव चोर गद्दी छोड़। 21वीं शताब्दी का सबसे पॉपुलर नारा है, और मैंने पहले भी लिखा, ये सबसे पॉपुलर नारा है, उन्होंने दिया। और सबसे पहले उन्होंने पद यात्राएं चलाया एसआईआर के खिलाफ, वोटबंदी के खिलाफ, जिसको उन्होंने वोटबंदी कहा। फिर जो है सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जनता जब समझ गई है, तो बिहार से जो मैसेज जाता है पूरे देश के अंदर जाता है, बदलाव का कारण बनता है। तो मैं जो देख रहा हूँ, इतिहास साक्षी रहा है। हाँ, ये हमेशा से साक्षी रहा है, आज नहीं, ये बहुत पहले से हजारों वर्षों से देखा गया है। वो पाटलिपुत्र जो सेंटर है, अशोक ने भी बुद्ध के दौर में बदलाव किया था बौद्धिज्म को लेकर। अब देखिए अपने बेटे बेटी को उन्होंने भिक्षु बना दिया था। पावर सेंटर रहा है, हमेशा पाटलिपुत्र रहा है। तो एक वहां पर है कि ये चीजें बदलाव वहां से होते रहते हैं, इसलिए बदलाव होने जा रहा है। दूसरी चीज, हमारे नेता ने जो निर्णय लिया, जो हमारे जनरल सेक्रेटरी ने, कॉमरेड दीपंकर भट्टाचार्य, देश में संपूर्ण कर्ज मुक्ति। और कर्ज मुक्ति क्या है इस देश के अंदर? बिहार में कुछ दिन पहले पटना में हम लोग इस पर करने जा रहे हैं। तो पटना में जो हुआ, महिलाओं पर कर्जा लदा हुआ है। ये जो आपका जो है माइक्रो फाइनेंस द्वारा उनका उत्पीड़न किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है। शोषण नहीं, उनको मनुष्य बुझा नहीं जा रहा, जानवरों से बदतर उनके साथ व्यवहार हो रहा है। रिजर्व बैंक की गाइडलाइन के खिलाफ जाकर के 6 बजे के बाद आप उसके घर पर नहीं जाएंगे करने के लिए।
वो 8 बजे रात को 10 बजे पहुंच जाते हाँ जा रहे हैं, हैं, घर में ताला बंद हाँ, कर देते हैं, उनका डेंची उठवा लेते हैं, हाँ, उनका मोटरसाइकिल बिकवा देते हैं, सब हम्म, काम कर हाँ देते हैं। सब कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। वो गरीब लोग हैं, मनरेगा में उनको 15 दिन काम नहीं मिलता, हम्म, 100 दिन गारंटी है हम्म, मनरेगा में काम मिलने का, 100 दिन गारंटी है, हम्म, उनको 15 दिन 20 दिन काम नहीं मिलता, हम्म, मनरेगा में काम मिलता नहीं, हम्म, उनको कहीं मजदूरी मिलती नहीं, नौकरी मिलती नहीं, उनको पैसा मिलता नहीं, रोजगार मिलता नहीं। वो मनुष्य हैं, तो उनकी कुछ जरूरतें हैं, नागरिक की कुछ शर्तें हैं, और आप शर्तों को पूरा करने के लिए भी, मामूली शर्तों को भी पैसा उनको नहीं देते हैं, तो अब वो कर्ज लेते हैं। देश के उद्योगपतियों को 2.5 से 3% पर ब्याज पर कर्ज मिलता है, और वो भी कर्जा एनपीए में चला जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में, और 16.5 लाख करोड़ रुपया इसी पार्लियामेंट में निर्मला ताई ने प्रस्ताव में दे रखा है कि 16.5 लाख रुपया हमने कंपनियों का माफ किया था। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सरकारी आंकड़े हैं, भारत सरकार के वित्त मंत्री बोल रहे वित्त मंत्री ने पार्लियामेंट में रिपोर्ट बोला रखी है। तो 3.5% पर जिसको कर्जा दिया, इतना बड़ा एसेट जिसके पास है, जो दुनिया का सबसे धनी हो रहा है, उसका कर्जा माफ हो रहा है। अडानी दुनिया का सबसे धनी होने की लिस्ट में था, पूंजीपतियों में तीसरे दूसरे लिस्ट में चला गया। अंबानी दुनिया के धनियों में लिस्ट शुमार है, 10 लोगों के अंदर शुमार है, उनका कर्जा माफ हो जाएगा, बिरला का कर्जा माफ हो जाएगा, धीरू भाई मेहुल चोकसी कर्जा माफ हो जाएगा, इतने भगोड़े हो गए, विजय माल्या कर्जा माफ हो जाएगा। और देश में महिलाएं, जो कामकाजी महिलाएं हैं, मजदूरी नहीं मिल रही, काम नहीं मिला उनको 30 दिन। अरे महाराज, वो बुखार में तपते हुए दवा नहीं मिलता, दवा नहीं मिलता है, और ऐसे में रुपया करते हमने देखा है, वो भी काम नहीं मिला है। इधर सूखा पड़ गया, किसानों का मिलेगा, पूरा सूखा पड़ गया, तबाही मची हुई है। इस स्थिति में उनको 24% कर्जा पर कर्जा, 2 रुपया महीना पर हेड है, तो 24% पर उनको कर्जा ब्याज जो है पर वो माइक्रो फाइनेंस कंपनियां कर्जा देती है उनको, और उनसे वसूली लठैत उनका वसूली करता है, जो बिल्कुल अमानवीय तरह से बर्ताव करता है उनके साथ। तो कर्ज मुक्ति का जो सवाल है, हमारे नेता ने, हमारे जनरल सेक्रेटरी ने पटना में बहुत बड़ी मीटिंग किया, महिलाओं के साथ मीटिंग किया। और दूसरी चीज, उत्तर प्रदेश में स्कूल बंदी, देश में सबको पढ़ना चाहिए। अम्बेडकर ने कहा कि अगर जो है शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा गुर्राएगा, और शिक्षा जो कंपनियों के हवाले हो जाएगी। स्कूल बंद हो रहा है, अभी इंटर कॉलेजों को नोटिस हुआ कि इतने छात्र बंद कर देंगे, तो प्राइमरी स्कूल के बाद इंटर कॉलेज का नंबर आ जाएगा, उसके बाद डिग्री कॉलेज का नंबर आ जाएगा। तो इस स्थिति में स्कूल बंदी के खिलाफ हम मर्जर नहीं, बंदी कर रहे हैं, उतने मास्टर बेरोजगार हो जाएंगे, और उतने बच्चों के पढ़ने की जगह नहीं मिलेगी। आरटीई के तहत है, राइट टू एजुकेशन तहत पड़ोस में शिक्षा मिलनी चाहिए, सबसे नजदीक स्कूल मिलनी चाहिए। तो विवाह साई की कानून में पढ़ने जाए, फीस कहाँ से आएगा, मजदूरी जिसको नहीं मिल रही है। तो इस स्थिति में जो स्कूल बंदी हुई, और 27,000 करना है उनको, अभी 5,000 किया है। इसलिए हमारी पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले, उस पर एक आप उत्तर प्रदेश में व्यापक आंदोलन चलाएगी। ये जो है इनकी जो शिक्षा नीति है, जो बेरोजगार बनाने की नीति है, और अपढ़ बनाने की जो नीति इनकी शिक्षा नीति है, उसके खिलाफ एक आंदोलन चलेगा। तीसरी चीज है, अगर हम लोग डिफिनेशंस के पहले अपने जो एजेंडा है, मुख्य मुद्दा है, अगर यदि उस पर हम अगर यदि लाइनवार बात करें, तो कुल कितने हैं और क्या क्या है? तो अब तीसरा मुद्दा बता रहा हूं मैं, बिजली का सवाल। बिजली आज की तारीख में लाइफ लाइन है। बिजली बिना मोबाइल चार्ज नहीं होगा, बिजली बिना लैपटॉप चार्ज नहीं होगा, बिजली बिना पर जो रोशनी नहीं मिलेगी हमको, बिजली बिना ट्यूबवेल नहीं चलेगा, बिजली बिना हमारा कुछ नहीं हो सकता। बिजली रोक दीजिए, आपके घर में टुल्लू पंप नहीं चलेगा। तो बिजली जो है, ये किसानों से लेकर मजदूरों घर में जो बिजली दिया, इन्होंने कहा कि रोशनी जो है सबको चाहिए, हम दे रहे हैं, कनेक्शन दिया, कहा फ्री कनेक्शन दे रहे हैं, और उसके बाद इन्होंने सबके यहाँ 50,000 रुपए बिजली को वसूली चली। तो जो गरीब लोग हैं, बिल्कुल बिलो पावर्टी लाइन है, उन घर में आप कनेक्शन दे दिया, उनसे 50,000 वसूली कर रहे हैं। मैंने आप बिजली की वसूली 50,000 करेंगे, देगा कहाँ से? वो घर से भागा फिर रहा है। तो ये बिजली का सवाल बड़ा है, जो लाइफ लाइन है, और पूरे प्रदेश में सबके लिए जरूरी है। और जब कहते हैं कि हमारा देश डिजिटल हो रहा है, तो डिजिटल में बिजली के बिना डिजिटल कैसे होगा? गांव के बच्चे कैसे पढ़ेंगे? अब इन्होंने प्राइवेट सेक्टर 42 जिलों को बिजली बेच दिया है, सब कुछ हो चुका है। हमारी पार्टी बिजली के सवाल पर निजीकरण के खिलाफ, और 300 यूनिट बिजली हर गरीब को, किसान है, मजदूर है, जो ग्रामीण लोग रह रहे हैं, शहरों में जो गरीब रह रहे हैं, जो लेबर क्लास है, उनको 300 यूनिट बिजली फ्री इनको देना पड़ेगा। तमाम राज्यों में मिल रहा है, और पंजाब में बहुत दिनों से किसानों को बिजली फ्री मिलती है सिंचाई करने के लिए। आज नहरों की हालत खराब है, पानी नहीं नहरों में है, दशा खराब नहरों की है, और उससे ट्यूबवेल जो है नहीं चलेगा, डीजल से जो है सिंचाई करते हैं। डीजल कितना महंगा हो गया है, खेती घाटे में जा रही है। ये हमारे जो देश के बड़े अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने डाटा बताया है कि देश में किसान परिवार को की आय जो है पर डे 26 रुपया है, मैंने 900 रुपया महीना भी नहीं, 800 रुपया महीना भी
किसान परिवार की आय नहीं है, नहीं है। वो परिवार कैसे महंगी बिजली देगा, कैसे महंगी शिक्षा अपने बच्चे को फीस देगा। फीस तो हमारे घर से जानी है ना, बच्चा पढ़ेगा तो फीस इस घर से जाना है, बच्चा पढ़ेगा फीस उस मजदूर के घर से जाना है जिसको काम भी नहीं मिला है। तो बिजली का सवाल, मनरेगा का सवाल बड़ा सवाल है। 100 दिन का गारंटी कानून बनाया और देते हैं 252 रुपया, वही 200 रुपया देते हैं, ये बड़ा सवाल है। तो मनरेगा पर बजट काट दिया इन्होंने, ये बड़ा हल्ला मचा इसका। जो मनरेगा बना तो भारत में रोजगार गारंटी योजना के तहत बना है, 100 दिन गारंटी दिया। हमारी मांग है कम से कम 200 दिन काम देना चाहिए उनको मनरेगा में, ये हमारी पार्टी की मांग है। और कम से कम मजदूरी 600 रुपया होना चाहिए, एक मजदूर की मजदूरी 600 रुपया कम से कम होना चाहिए, तब जाकर के उसका परिवार जो 18 जब मिलेगा। अब एक चपरासी की तनख्वाह मिलती है 25,000 पाता है चपरासी, कलेक्टर की तनख्वाह 2.5 लाख मिलती है, एक आदमी की तनख्वाह 2.5 लाख मिलेगी, एक आदमी की तनख्वाह मजदूरी 200 रुपया भी नहीं मिलेगी, नहीं मिलती रोज यहाँ पर। ये जो विषमता है भारत के अंदर, ये जो खाई भारत के अंदर है, ये देश के लिए खतरनाक है। इसलिए हमारी मांग है इन विषमता को खत्म किया जाए, मजदूरों की मजदूरी बढ़ाई जाए, ये हमारी बड़ी मांग है। और चौथा पांचवा बात यह है, पांचवा कि एमएसपी का कानून लागू किया जाए, C2 प्लस 50% लागू किया जाए। जब कंपनियों का माल पैदा होता है और पूरा एसेट्स का खर्चा और उसका ब्याज और सारे खर्चे जोड़ करके पूरा एसेट्स उनका होता है, तब वो जाकर के माल बाजार में आता है, उसका रेट तय करके चलाते, मार्केट तय हो जाती है। हमारा जो वो तय करते हैं, कहते हमने तय कर दिया 1.5 गुना। अरे अब तय क्या करते हो? खाद या बिजली, खाद और मजदूरी तय कर देते हो, अब बिया तय कर देते हो, जुताई कौन देगा? ट्रैक्टर जो है, एक किसान ट्रैक्टर खरीद के रखा हुआ है, 8 लाख रुपए कीमत है, ट्राली खरीदा है, हैरो खरीदा है, कल्टीवेटर खरीदा है, ये सारी चीजें खरीदा है। 8 लाख रुपए का ब्याज जोड़ लीजिए बैंक से, बैंक से कर्जा लेता है। वो जो है C1 में जो है, C1 में 50% जोड़कर क्या मिलेगा उसको? वो एसेट्स है ट्रैक्टर नो, हर साल उसकी कास्ट कम होती चली जा रही है, ब्याज बढ़ रहा है, कास्ट कम हो रही है, उसका एसेट्स नुकसान हो रहा है, तो एसेट जोड़ना चाहिए। और ब्याज भी दे रहा है वो, और ब्याज भी दे रहा है, एसेट डाउन जा रहा है, उसका नुकसान हो रहा है और ब्याज दे भी रहा है, तो ये दोनों प्लस होना चाहिए कम से कम। हंसुआ कुदारी सब कुछ जो खरीदा बाजार से, तो जीएसटी देता है, खाद पर जीएसटी है, बिजली पर जीएसटी है, पानी पर जीएसटी है, किसानी से संबंधित जो भी चीजें खरीदता है उसका जीएसटी है, जीएसटी फ्री होना चाहिए, टैक्स फ्री होना चाहिए। जीएसटी दे रहा है, या तो टैक्स हमारा कंप्लीट फ्री करिए, ट्रैक्टर से लेके खुरपी तक, खाद और किसानी के हर चीजों पर जो टैक्स फ्री करिए, टैक्स फ्री होना चाहिए। हमें नहीं तो हमें जो है C2 प्लस 50% पर एमएसपी का कानून बनाइए। और अब दूसरी तीसरी चीज ले लीजिए इसमें, जब 2014 के पहले 2500 रुपया, 25,000 रुपया तोला सोना था, 25,000 रुपया, और गेहूं का रेट 1700 रुपया था, तो 17 रेट 24, 24.5 हो गया। अब जोड़िए इस बात को कि 17 कुंटल गेहूं, 17 सोना था, तो वो 10 कुंटल गेहूं बेचेगा, 15 कुंटल, तो वो 1 तोला सोना खरीद लेगा। आज सोना 1 लाख रुपया तोला है, 10 ग्राम, आज 2400 रुपये कुंटल गेहूं खरीदता है। इस हिसाब से वो 40 कुंटल गेहूं बेचेगा, तो 1 तोला सोना उसको मिलेगा। इसका मतलब सोने का रेट बढ़ता चला गया और हमारे उत्पादन का रेट घटता चला गया। वही एक बात नहीं है, एक और बात देखा जाए कि 40 कुंटल गेहूं उत्पादन करने के लिए कितने % किसानों के पास जमीनें हैं? नहीं, अभी उस पर है, तो उस रेट हुआ कि अब 1 तोला सोना खरीदने के लिए उसको 17 कुंटल गेहूं बेचना पड़ेगा, पड़ता था, अब 40 कुंटल बेचना पड़ेगा। मतलब ये है कि अनाज जो उत्पादन हो रहा है, गेहूं, मकई, धान, बाजरा जो हो रहा है, वो चीजें जो है सस्ती, मैंने उसका रेट नहीं बढ़ रहा है और उनका रेट बढ़ता जा रहा है, उनका रेट बढ़ता जा रहा है। अब ले लीजिए, एक मजदूर को 200 मजदूरी देंगे गाँव में, मजदूर कहेगा हमें मजदूरी चाहिए, और किसान को पैसा नहीं देंगे उत्पादन का, तो आप किसान मजदूर में लड़ाना चाहते हैं? हाँ, लड़ाई रहे हैं। मजदूर की मजदूरी आप करिए, 500 रुपया करिए, 400 रुपया करिए, और किसान का रेट बढ़ाइए, किसान को बढ़ाइए, ताकि वो पैसा मजदूरों को भी जाएगा और उसको बचे भी। लेकिन इनको मुनाफा अडानी को कमवाना है। 2500 रुपया कुंटल का गेहूं खरीद करके 2400 रुपये कुंटल, अब प्रोसेसिंग में आटा बेचेंगे 53 रुपया कुंटल, 5300 रुपया कुंटल, तो 1 कुंटल गेहूं का फूड प्रोसेस में 5300 रुपया रेट हो गया, क्या तिगुना, इतना खर्च बढ़ गया। तो ये अडानी को मुनाफा कमाना है। तीसरी चीज बात इसमें महत्वपूर्ण है कि मोदी जी अपने मित्रों को ही लाइसेंस देते हैं गेहूं बाहर भेजने का, सप्लाई करने का, तो गेहूं का रेट बढ़ेगा ही नहीं। क्यों नहीं बढ़ेगा? कि पूरे साल में सारा गेहूं खरीद के अपने सैलों में डंप कर दिया अडानी ने,
देश के अंदर सारे सैलो उनके पास है। एफसीआई के सारे गोदाम उन्होंने किराए पर ले लिया भारत सरकार से, गेहूं अपना भर दिया। तो ये मोनोपोली जो है, विपणन का जो व्यवस्था है, इसमें जो मोनोपोली किया उन्होंने, वो पूरा हमारा उत्पादन अडानी के हाथ में सौंप दे दिया, तानाशाही हो गई। तो इस मोनोपोली के खिलाफ, जो मोनोपोली चल रही है देश के अंदर, एक अधिकार चल रहा है देश के अंदर, उस अधिकार के खिलाफ हमारी पार्टी, वो बिजली का सवाल, शिक्षा का सवाल, ये जो माइक्रो फाइनेंस का सवाल, ये जो एमएसपी का सवाल और ये मनरेगा का सवाल, ये तमाम जो सवाल हैं, 8-10 मुद्दे हमारे जो देश के अंदर हैं, बेरोजगारी का सवाल, ये सारे सवाल हैं। मजदूरों को से ज्यादा काम कराया जा रहा है, तो वो जो लेबर लॉ उन्होंने जो खत्म किया है, उसके खिलाफ हमारी लड़ाई है। क्योंकि हमारी पार्टी जो लेबर बेस्ड पार्टी है, किसान बेस्ड पार्टी है, महिला बेस्ड पार्टी है, जिन्हें जो अधिकार विहीन है, जिनके पास अधिकार नहीं है, हम उनकी लड़ाई लड़ते हैं। तो महिलाओं की लड़ाई, किसानों की लड़ाई, मजदूरों की लड़ाई, उन छात्रों की लड़ाई, देश में सबसे ज्यादा छात्र हैं वो किसानों के बेटे हैं, मजदूरों के बेटे हैं, और पूरी मेहनत करके 24 घंटा काम करके मजदूर और किसान अपने बच्चे को पढ़ा नहीं सकता है, क्योंकि फीस 5 गुनी बढ़ा दिया इन्होंने। तो इस मामले पर हमारी बड़ी लड़ाई है। जो छात्रों की बात कही जा रही है, एक चीज जो विशेष सोचने जैसा मुद्दा है कि आप 1 से लेकर के 10वीं 12वीं तमाम हाईएस्ट क्लासेस तक जो है ले जाते हैं, और आपका सिस्टम उस बच्चे को पास करता है, पास हो गया सर्टिफिकेट देता है। आप ही के सिस्टम ने पास किया है, और एक जगह ऐसा आता है कि वो एक लाइन में लिखता है कि ये बच्चा फेल हो गया, जो कि नहीं है। आखिर ये चीज क्या है? अब कैसे, उसका जिम्मेदार कौन है? आप ही ने कहा था कि बच्चा पास हो गया, बार बार आप कहते रहे, और एक दिन कह करके और उसको करते हैं, मुहर लगा देते हैं कि ये फेलियोर है, और वो आकर के अब बोलता है बाबूजी हम कहाँ जाएं, क्या करें? ये समाज में एक ऐसा धब्बा उसको लगा के आप देते हैं, तो ये क्या कैसे देखा जा सकता है? ये क्या व्यवस्था? ये पूरी जिम्मेदारी सरकार की। सरकार इस देश के लोगों को पढ़ाना नहीं चाहती। नहीं, ये उनके सिस्टम की एक खामी नहीं है कि वो जो है अगर पास लेके जा रहा है तो उसका दायित्व तो बने कि अगर यदि पास आउट हुआ तो वो कहीं न कहीं के लिए पास आउट है, और उसको कहीं जगह दिया जाए, ना कि उसको घर भेजा जाए। सिस्टम की खामी नहीं है, उनका सिस्टम ही यही है। सिस्टम में दोस्तों तो ठीक किया जाए, लेकिन ये सिस्टम ही ऐसा है। उनका सिस्टम ही यही है कि किसी को रोजगार नहीं देना है, किसी को रोजगार नहीं देना है, रोटी नहीं देना है, अपनी जिम्मेदारी छोड़ देना है। सारे देश के जो जिम्मेदारी लेनी ही नहीं है, जितने देश के पीएसयू बेच दिए गए हैं, वो जिम्मेदारी न लेने के नाते बेचे गए हैं ना, और वो कहते हैं हमारी जिम्मेदारी नहीं है सब रोजी रोटी देना। ये बिल्कुल जो है, मैं कोई मौखिक नहीं कह रहा हूँ, ये बाकायदे जो आरएसएस की थीम है। एक्चुअली पार्टी भाजपा नहीं है, भाजपा तो डेमोक्रेटिक सेटअप में पार्टी है, एक मुखौटा है। हाँ, असल में काम तंत्र कोई और कर रहा है, कोई रास्ता ही नहीं है। तो एक पार्टी डेमोक्रेटिक बनाना पड़ेगा उनको, क्योंकि संविधान में है कि आपकी पार्टी डेमोक्रेटिक हो, लिखा जाएगा तभी पार्टी रजिस्ट्रेशन होगा। तो किनके पास ये नहीं है? जो मामला आरएसएस के पास है, और आरएसएस चाहती नहीं है। सावरकर चाहते थे ना, गोलवरकर चाहते, और गोलवरकर की थीम में बंच ऑफ थॉट है, लिखा हुआ उसमें कि लोगों को पढ़ाने की जरूरत नहीं है, उनको मजदूर बनाने की जरूरत है। जितना ही अनपढ़ रहेंगे, जितना ही गरीब रहेंगे, उतना ही व्यवस्था अच्छी चलेगी, मतलब प्रतिरोध नहीं कर सकते। तो मजदूर बना, ये जो साजिश इनकी परंपरा चल रही है, जो लोगों को मजदूरी ना मिले, लोगों को कम से कम पैसे में इस्तेमाल कर लिया जाए, तो ये बेगार बना देने की व्यवस्था की तरफ ये बढ़ रहे हैं कि मजदूर बनाने की तरफ? नहीं रहे हैं भाई। जिस दिन इनको 362 मिल जाएगा लोकसभा में, और राज्यसभा में बहुमत हो जाएगा 2/3, इनको संविधान सभा बैठाने का अधिकार मिल जाएगा। उस दिन इस संविधान को फेंक देंगे और लागू करेंगे वही राजतंत्र, पेट पर काम करने वाला। बस खा लो और काम करो, मजदूर मत रहो, बेगार रहो, बेगारी करो और खाओ, जैसे जियो मरो, कोई राइट नहीं है, कोई अधिकार नहीं। एनआरसी का उससे कनेक्शन है। अच्छा, एनआरसी का और एसआईआर का उससे कनेक्शन है। जितने पूंजीवादी देश हैं, जापान है, अमेरिका है, चले जाइए वहां पर, एनआरसी के तहत मैंने वहां भी ऐसे ही किया गया है। गरीब लोगों की छटनी करके उनको डिटेंशन कैंप में भेजा गया है। अच्छा, और उनसे काम करवाया जाता है, सस्ता खाने पर काम कराया जाता है, और वो माल पैदा होता है और सस्ता होता है, उनका मुनाफा बढ़ता है। अमेरिका में ऐसे ही होता है, पूंजीपतियों का, पूंजीवादी देश में पूंजीपति का मुनाफा कैसे बढ़े, यही एक ही सोच होती है। चलो कोई सोच, और वही चीज यहाँ भी लागू किया जा रहा है, वही चीज लागू किया जा रहा है। सीधे नहीं कर सकते, लोकतंत्र है,
यहाँ का थोड़ा मामला अलग तरह का है, विभिन्नताएं बहुत है, इसीलिए वो जब नारा देते हैं वन नेशन वन इलेक्शन, तो उसके पीछे राज उनका वही है। यानी जो भी एजेंडा ये चला रहे हैं, चाहे जिस रूप में, वो घूम के वहीं आता वहीं जाएगा। वन नेशन वन भाषा, कि लोगों का अधिकार छीन लो, लोगों को जीने की पूरी जो आजादी है वो छीन लो, किसी तरह से कीड़े मकोड़े जैसे खिसट करके आपने देखा आम जनता काम करती रहे, मरती रहे सिर्फ देश में जजिया टैक्स लगा। और जजिया टैक्स जब घोषित किया गया तो विद्रोह हो गया, वापस लेना पड़ा। ये पहली बार इस देश के अंदर है कि देश का प्राइम मिनिस्टर घंटा बजाकर 12 बजे रात को जीएसटी की घोषणा करता है। इतना बड़ा डिक्टेटर है, दुनिया किसी डिक्टेटर की भी हैसियत नहीं बनी। मैं कह रहा हूँ इस देश में जजिया टैक्स नहीं लगा पाए थे ऐसे 600 वर्ष पहले, रिवोल्ट हो गया था, वापस देना पड़ा। इस डेमोक्रेसी के अंदर 12 बजे रात को वन नेशन वन टैक्स करके जीएसटी लागू करके उन्होंने घंटा बजा करके लागू कर दिया। पूरा देश तबाह हो गया, एमएसएमई तबाह हो गया, छोटे व्यापारी तबाह हो गए, छोटे व्यवसायी तबाह हो गए। इन्होंने नोटबंदी करके पूरे देश को तबाह किया। ये डिक्टेटरशिप है और खास करके फासिज्म है। जब एक तानाशाह के साथ एक धार्मिक आधार जुड़ जाता है, वो फासिज्म काम करने लगता है। वो बहुत खतरनाक और उसकी आड़ में खड़ा होता है कि कोई बात कहेंगे तो हिंदू विरोधी, कोई बात कहेंगे तो देश विरोधी, कोई बात कहेंगे तो ये मुस्लिम है। मैंने आपकी भावनाओं का ये जो ब्लैकमेल किया जाता है, खास करके उन गरीबों का भी किया जाता है। और यही हुआ कि 11 सालों के अंदर उन मजदूरों को छला गया, उन किसानों को छला गया, उन महिलाओं को छला गया और सारे कानून उनके खिलाफ बनाए गए। ये हुआ, ये फांसीवाद चल रहा है, ये पूंजीवादी फांसीवादी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। वो फासिस्ट लोग हैं। और जिस तरह से जर्मनी में नाजीवाद ने जो है, हिटलर ने जो किया, और मुसोलिनी ने जो फांसीवादी मुसोलिनी ने जो इटली में किया, ये करने की कोशिश हो रही है 11 साल से कंटिन्यू कोशिश। लेकिन विपक्षी ताकतों ने, मैं कहूंगा, भले जो है देश की कारपोरेट मीडिया कहती रहे विपक्ष जो है सोया हुआ है, विपक्षी ताकत लड़ते रहे। और ऐसे नहीं है, हमारी पार्टी के बहुत सारे लोग जेल में हैं। 40 आदमी तो 4 दिन पहले छूट के आए हैं। आपने देखा कैसे सजा दे दी गई, जो निर्दोष था सजा दी गई, जो दोषी था छोड़ दिया गया। जजेज, सुप्रीम कोर्ट के जजेज, हाई कोर्ट के जजेज, लोअर कोर्ट के कर क्या रहे हैं? ये तो उनके चपेट में भाई। तो ये जजेज का भी अभी आपने देखा, अभी एक सवाल आ गया, अभी जज जो है सुप्रीम कोर्ट के जज, जिस पंचोली जज ने गुजरात हाई कोर्ट में राहुल गांधी की सजा को बरकरार रखा, सदस्यता जिससे खत्म हो गई उनकी, उसको 57 लोग अभी उससे सीनियर हैं और उसको सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया गया। हाई कोर्ट का नहीं, सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया। हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट जज बना, और 57 जज उससे रैंक में ऊपर है हाई कोर्ट से। इसमें बनना था, यानी अवार्ड पाने का काबिलियत अगला रखा था, अवार्ड पा गया वो। नागरत्ना जो जज है, न्यायमूर्ति है, एक महिला ने विरोध किया, सारे जज चुपचाप बैठे रहे। देश का चीफ जस्टिस जो है वो भी विरोध नहीं किया, कोलिजियम सिस्टम है, वो विरोध नहीं किया, जबकि वो एससी के हैं, जो विरोध करना चाहिए। सबसे एससी का हक मारे गए हैं। तो इसलिए कि फासिज्म के चपेट में देश आ चुका है। कब लिंचिंग किसकी हो जाएगी, जज साहब हो चाहे कोई जन हो, जज हो या जन हो, चाहे उपराष्ट्रपति, किसी के, उपराष्ट्रपति को देख लीजिए गायब है। ये अनोखा मामला है देश के अंदर। उपराष्ट्रपति, ये सारी चीजें जो आई हैं, हमारी पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले लिबरेशन, बिहार से लेकर पूरे देश के अंदर, और हमारा किसान संगठन अखिल भारत किसान महासभा, हमारा मजदूर संगठन, महिला संगठन, कोई ऐसा छात्र संगठन, ऐसा तमाम जेएनयू को उन्होंने हमले बोला, लेकिन ऐसा वहां चुनाव जीती, पटना में चुनाव जीती ऐसा। ये मोर्चे पर लड़ रहे हैं और हमारे साथी जेल भी जा रहे हैं। तो हमारी पार्टी, हम लोग और विपक्ष आज की तारीख में इंडिया गठबंधन है, सारे उन्होंने कमर कसी है। इस फांसीवादी सरकार को किसी भी हालत में नहीं रहने देना है, इनको भगा देना है। तो क्या आपको लगता है कि इस मुहिम में आप लोग क्रमशः दिन प्रतिदिन सफल होते जा रहे हैं, सफलता की तरफ अग्रसर हो रहे हैं? इसमें जो है इंडिया गठबंधन, हमारी पार्टी, देश की जनता, सब लोग मिल करके लगातार, अब देखिए जब से यात्रा चल रही थी, मोदी का जो सोशल मीडिया पर गायब है, 5 गुना 10 गुना का डिफरेंस है, इथी का ग्राफ का ज्यादा अंतर है। कल वो गायब है सोशल मीडिया पे ही। ये सारे जो मामले हैं वही जनता, कल यही सरकार जो है, मोदी कम्युनिस्ट पार्टी में क्या कहते थे, टुकड़े टुकड़े गैंग, हैसियत बोलने की आज की तारीख में। पप्पू कहते थे विपक्षी नेता राहुल गांधी, हैसियत पप्पू कहने की आज की तारीख में। जनता साथ में है,
इन लोगों ने उसी जनता को भुलवा कर लेकर भाग गए थे। क्या कहा 15 लाख देंगे खाते में आएगा। आज परसों मोदी ने क्या कहा, चौथा पचवारो, काला धन हो चाहे सफेद धन हो, कोई धन लगाइए इस देश में, स्वदेशी के हिमायती हो गए। अब परसों जाकर चीन से समझौता कर लिया। ये समझ में नहीं आता है ये क्या नाटक है। ये सब रुपया कोई नहीं कर सकता है। एक तरफ कह रहा है कि चाहे काला धन हो चाहे सफेद धन हो या लगाइए, एक तरफ कहा काला धन विदेश से लाएंगे 15-15 लाख जाएगा सबके खाते में। जब काला धन पच गया तो कह रहा काला धन लगाइए, और तीसरे दिन जाकर चीन से समझौता कर लेता है। 50% ये लागू हो गया जो टेरिफ भारत के ऊपर। इनके जो अंधभक्त हैं वो कहते हैं कि हमारा क्या नुकसान है। पेनाल्टी भी तो कुछ लगा हुआ है। पेनाल्टी उसमें चीन रसिया से तेल लेने का भी, हाँ रसिया से तेल लेने का पेनाल्टी भी इनके ऊपर। इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है बोलने की। सीज फायर हुआ 35 बार कह चुका ट्रम्प। अच्छा, एक बात जो लोग मैंने जिस पे विचार कर रहे हैं, जो अभी आपने कहा है कि इधर कह रहे हैं स्वदेशी अपनाइए, फिर चाइना से व्यापारिक जो है जो बातें चल रही हैं, फिर किस लिए चल रही हैं? आप स्वदेशी को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं और बाहर के मार्केट को जो है खोलना चाह रहे हैं। हमारे साथ सब ज्यादा मिथक हैं, अधिकतर मिथक ही है, लेकिन कुछ चीजें कही गई हैं। एक काली नाग होता है और एक शेष नाग होता है। काली नाग के 10 फन होते हैं, 10 फन। उसी तरह से अलग अलग तरह से विश्व उगलता है। उसी तरह से आरएसएस के 10 फन है। अच्छा। दुर्गा वाहिनी इनकी है। इनका स्वदेशी जागरण मंच है। इनका अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, इनका विश्व हिंदू परिषद, इनका जो है बजरंग दल है, इनका भारतीय जनता पार्टी है, और इनका वनवासी आश्रम है। इनका दुनिया भर का बना, मैंने 10 फन इनके पास है। उसके अलावा और भी मैं सैकड़ों फन, 10 है। स्वदेशी जागरण जो है आगे करते हैं कि स्वदेशी बोलो। मैंने चोर को कहते हैं चोरी करो, और साहब को कहते हैं जागते रहो। इनका स्वदेशी जागरण कहता है कि स्वदेशी दोस्त दिलाओ, बाल का बाइकाट करो विदेशी। ये जाके अमेरिका समझौता करते हैं, ये ब्रिटेन से भी समझौता करके आए हैं, अब ये चीन से समझौता कर, ये दुनिया में घूम करके विदेशी माल लाके भारत में भरते हैं। नो डाउट कि उन्होंने भारत को ओपन मार्केट बना दिया, नेपाल जैसा। यहाँ के उत्पादन को खत्म कर दिया है, मैन्युफैक्चरिंग खत्म है। जो थोड़ा बहुत माल जा रहा था 2%, सिर्फ 2% अमेरिका में भारत का माल जा रहा था। जब अमेजॉन, फ्लिपकार्ट ऐसी तमाम कंपनियां एक एक प्रोडक्ट आपके घर पहुंचा रही हों, वहां छोटे छोटे उद्योग धंधे जो प्रोडक्शन का है या सेल का काम है वो पनपेंगे कैसे? विषय तो यह है। देखिए, जानना चाहिए हमको, इसकी हिस्ट्री भी जानना चाहिए। मनमोहन सिंह की सरकार थी तो कम्युनिस्ट पार्टियों ने समर्थन दिया था यूपीए फर्स्ट को। परमाणु करार पर यूपीए फर्स्ट पे वो उस समय समर्थन वापस ले लिया परमाणु करार के साथ। ने कहा कि परमाणु ऊर्जा अमेरिका से आएगा, परमाणु भट्टियां आएगी और फिर हमारी निगरानी करेगी। कम्युनिस्ट पार्टी ने समर्थन वापस। मनमोहन सिंह पर दबाव अमेरिका डालता रहा कि आप जो है ये कहते हैं क्या नाम इसको, खुदरा मार्केट को ओपन करिए, एफडीआई करिए। तो मनमोहन सिंह ने नहीं किया। मोदी को लाया गया कि खुदरा मार्केट ओपन करेंगे और एफडीआई देंगे, विदेशी कंपनियों को देंगे। 2019 की सरकार बनने के बाद मोदी जी ने पहला काम किया कि विदेशी कंपनियों को एफडीआई दिया, खुदरा मार्केट, जिसमें अमेजन, फ्लिपकार्ट, तमाम कंपनियां, वॉलमार्ट भी आ गया। वॉलमार्ट, अमेजन की जो हैसियत है दुनिया में 15-20 देशों के बराबर उसका अकेले का बजट है। 15-20 देशों के बजट के बराबर अकेले का बजट है। इकोनॉमिक्स में ये भी है कि रुपया को चलते रहना चाहिए, पूंजी को चलते रहना चाहिए। रुक जाएगा तो बैठ जाएगा। आपके पास 1 करोड़ का माल हो, माल बाजार में नहीं गया तो माल खत्म हो जाएगा, आपका कारोबार बंद हो जाएगा। उन कंपनियों के पास इतना पैसा हो चुका है, सरप्लस पैसा है कि वो जो है दुनिया में माल ले जाकर फेंक भी दे तो उनको माल फेंके जाना चाहिए, चलना चाहिए। उनकी बेचैनी है। और इसीलिए 19 में इनको विवश किया कि आप, इसीलिए 19 उनको जीतना था, इसलिए पुलवामा किया उन्होंने। बड़ी बात बोल रहे हैं सर? मैं बड़ी बात बोल रहा हूँ, दावे के साथ कह रहा हूँ। पुलवामा इसलिए हुआ कि उनको 19 जीतना था। इनको, मोदी जी को। अच्छा। और कंपनियों को जितवाना था इसको, ये तो विदेशी माल यहाँ नहीं आता, कोई एफडीआई नहीं हो पाती।
खुदरा मार्केट। 19 जीतने के बाद तुरंत ही FDI किया और अमेजॉन और फ्लिपकार्ट और जो है आपका वॉलमार्ट को यहाँ भारत में खुदरा माल मिला। वॉलमार्ट जो अमेरिकन कंपनी को अमेरिका में खुदरा मार्केट नहीं मिला उसको, और भारत में है। भारत में है। ये किसको धोखा दे रहे हैं? हमारे सारे गरीब व्यवसायी, छोटे छोटे व्यवसायी जो मजदूर हैं, वो माल बेचते हैं चौराहों पर, चाहे शहर में दे जाके। हम शाम को उस बाजार में बैठते हैं जिस नई बाजार में शरीर छिल जाता था घुसने से, उस बाजार में सियारिन फेंक रहा था। मैंने इक्का दुक्का लोग दिखाई दे रहे हैं, गिने चुने, जो भीड़ मार्केट में दिखनी चाहिए। देश के व्यापारियों ने, भारत के व्यापारियों ने, रिकॉर्ड है, सर्च करिएगा, अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के खिलाफ जो 60% छूट दे देते हैं, उनको उन खुदरा व्यापारियों ने, भारत के व्यापारियों ने उनके खिलाफ आंदोलन किया देश के अंदर व्यापार मंडल। मोदी नहीं सुने, क्योंकि उनको तो प्रधानमंत्री रहना भाई, किसे शर्त पर रहना है? देश बेच दो, मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। उनको प्रधानमंत्री रहना क्यों है? इसका बड़ा कारण है। इसका कारण RSS को देश के अंदर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद ले आना है। देश लूटने से मतलब नहीं है। और इसीलिए आजादी के पहले भी RSS की कोई लड़ाई भाजपा से, सरकार से नहीं थी, अमेरिकी ब्रिटेन सरकार से नहीं थी। और हेडगेवार ने कहा कि आप लोगों को जेल नहीं जाना है, आप लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम करिए। हमारा मतलब सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से। देश का माल कहीं जाए, खुदे कहीं जाए, गुलाम है, कुछ ही मतलब नहीं। इसलिए वो आजादी की लड़ाई में नहीं गए, वो सांस्कृतिक कार्यक्रम चला रहे थे। उनको चाहिए देश की सारी संस्कृतियों को नष्ट करके उनकी संस्कृति चाहिए, वो आर्यन संस्कृति। ये कोई सहज बात नहीं मैं कह रहा हूं, आपने पूछा था मैं बता दिया। ये खतरा देश के लिए है। RSS खतरा इस देश के लिए है। महाराज वो तमाम करते हैं कि हम देश के लिए जो है मर मिटेंगे, देश के लिए जितने झूठ बोलने वाले, देश के लिए ही, देश के हमारे हक के लिए, हमारे जितने देश के अंदर झूठ बोलने वाले फ्रॉड हैं, सबसे पहले छाती पीटते हैं, ठोकते हैं, एको सीमा पर नहीं जाते हैं। अनेकों बेहूदों के बच्चे सीमा पर नहीं गए हैं। किसानों, मजदूरों के बच्चे सीमा की रखवाली करते हैं। एक भी कंपनी मालिकों के बच्चे, एक भी IAS अफसरों के बच्चे सिपाही बनकर सीमा पर नहीं जाते हैं। सब फ्रॉड लोग हैं, झूठ लोग हैं, और हमारे बच्चों को मरवाते हैं। उनके अंदर देश का जज्बा भरते हैं, अपने छाती ठोकते हैं। और जितने दंगे होते हैं, किसी बड़े आदमी का बेटा नहीं जाता है, किसी मंत्री का बेटा भगवा पहन कर सड़क पर नहीं जाता है। गरीबों के बच्चे जाते हैं, जो है दिन मजदूरी करते हैं, उनको भगवा पहना करके उनको सड़क खड़ा कर देते हैं। देश के खिलाफ साजिश है, और इसलिए मैं इस साजिश के खिलाफ हूं। हमारी पार्टी खाली खिलाफ है, और ये देश खड़ा हो गया है आज साजिश के खिलाफ। बिहार से खड़ा नहीं हुआ है अभी। मैं देख रहा था मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा आंदोलन हो गया SIR के, बहुत बड़ा। मध्य प्रदेश में, गुजरात में हुआ है, चल रहा है, ये पूरे देश में जाएगा। और इनको आपको लग रहा है कि जो आप लोगों का लक्ष्य है वो दिन प्रतिदिन नजदीक आता जा रहा है, और आप लोग सफलता की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। हम लोग तो देश में समाजवादी व्यवस्था चाहते हैं, वही करें कि उसके तरफ आप लोग बढ़ रहे हैं। आम जनता जो है बढ़ रही है कि वो चीज को हम लोग के आड़ में जो ये पूंजीपति वर्ग अपना पर फैला रहा है, उनके पर को कतरना है। और भारत में समाजवाद ये तभी हो सकता है जब आप सत्ता में बैठे। बिल्कुल, हम कहां सत्ता पाने की बात करते हैं। हमारी इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगी, वही करें सत्ता में, और इस देश में समाजवाद आएगा। देश के लोग बने इसके पक्ष में हो रहे हैं, ये बढ़ रहे हैं। ऐसा क्या आपको लग रहा है? बिल्कुल 100% दुनिया में हो रहा है। क्रमशः जो आप लोग बढ़ रहे हैं उसके तरफ। पूरे दुनिया में पूंजीवाद का ह्रास हो रहा है, पूंजीवाद संकट में फंसा हुआ है। लड़ाई समाजवाद के साथ उनकी चल रही है। अभी चीनी में सरकार बना, समाजवादी सरकार बनी। आपने लंका में देखा, समाजवादी सरकार बनी, यानी कम्युनिस्ट की सरकार बनी। तो अभी जो है अभी कहीं और था मामला, में दिख रहा था उसको। पूरे दुनिया में चल रहा है। पूंजीवाद संकट में है, उनका शोषण चरम पर है। उनके द्वारा शोषण जो हो रहा है वो चरम पर है, और जो शोषित लोग हैं अब उठ खड़े हुए हैं। लड़ाई यहाँ तक लड़ने को आतुर हो रहा है। बिल्कुल लड़ेंगे, रास्ता विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं बचा लड़ाई का। अब कोई सोचे कि दाएं बाएं होकर काम चल जाएगा, भाई चलने वाला नहीं है। देखा खींच चुकी है बिल्कुल, या तो उस पार है तो इस पार। तो बिल्कुल तय है। और आपका स्वागत है, आपने जो है समय दिया काफी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। और श्री राम जी, देखिए हमारे श्री राम जी हैं। जैसा कि आप लोगों ने सुना, और मुझे एक बात की और
खुशी भी हुई कि जो माइक्रो फाइनेंस की बात इन्होंने किया। आज लगभग 1 से 1.5 साल पहले मैंने माइक्रो फाइनेंस पर केस स्टडी तैयार किया था और यही जगह थी जो इनसे मैंने उस पर चर्चा किया और इनको ताज्जुब हुआ कि वास्तव में यह कंडीशन जो है माइक्रो फाइनेंस का आ गया है। तो इस पर काफी हमसे इनसे चर्चा हुआ था और उस पर विधिवत इन्होंने सुना भी, मनन भी किया और आज स्थिति यह है कि इन्होंने कहा कि हमारे मूल एजेंडे में वो है। ये बहुत ही अच्छी बात है जो माइक्रो फाइनेंस कंपनियों द्वारा, बैंकों द्वारा, बैंकर्स द्वारा जो उत्पीड़न किया जा रहा है महिलाओं का। जो माइक्रो फाइनेंस से पैसा ले ली हैं महिलाएं, उनके न कोई आबरू का ख्याल है, न वो मानव है, न वो महिला है, इसका ख्याल है, न उसकी आर्थिक स्थिति का ख्याल है। सिर्फ और सिर्फ उससे ब्याज सहित किस्त वापस ले ही लेना है समय पर। अगर नहीं देगी तो अब उसका किस तरह से उत्पीड़न किया जा सकता है, किन किन शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है, ये मेरे जुबान से नहीं निकल सकता, वो महिलाएं ही बताएंगी। और समय मिलने पर मैं उन महिलाओं का जो है आपके सामने इंटरव्यू दूंगा। और ये अच्छा लगा कि उन महिलाओं के लिए एक किसी के जहन में आया कि नेशनल स्तर पर उठाया जाए और उठ रहा है। बाकी जो आपकी समस्याएं हैं, जो आपकी नागरिकता ही संकट में है, इनके हिसाब से जो एनआरसी वगैरह लाने की जो चीजें पर चर्चा हुआ है, तो इसमें हर उस व्यक्ति को सोचना चाहिए जो इस देश का नागरिक है, इस देश का रहने वाला है और किसी के भी बहकावे में, किसी जाति के, किसी धर्म के, किसी भाई के, किसी रिश्ते के, किसी चाचा मौसा ताया ताई के बहकावे में, जाति के बहकावे में, किसी भी तरह के बहकावे में नहीं आना चाहिए आदमी को। और ना ही किसी की, स्वयं ही उन बातों पर मनन करें, सर्च करें, आसपास देखें, पीछे की जो भी घटनाएं हैं और उसको देखते हुए करते हुए आप आ रहे हैं, उसका क्या लाभ है, आज माहौल क्या है, समाज में क्या स्थितियां हैं, सारी चीजों को आप देखेंगे, मनन करेंगे तो निश्चित ही है कि रास्ता मिलेगा और वह रास्ता सही होगा। हर इंसान की, आज भारत के हर नागरिक की यह दायित्व है, जिम्मेदारी है कि आने वाले मुसीबत से समय रहते फाइट करे। वह फाइट कोई जरूरी नहीं है कि लाठी डंडे का फाइट होगा। तमाम सारा फाइट का मतलब यह होता है कि अपनी बात रखना और अपनी बात को रखने के लिए वो हर पैंतरे इस्तेमाल करना, वो हर रास्ते इस्तेमाल करना जो भारत का संविधान उसको अधिकार में दिया हुआ है। तो भारत के संविधान को ध्यान में रखते हुए हर नागरिक को अपने अधिकार के लिए उठ खड़ा होना चाहिए और उसमें तब तक निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए जब तक उसका अधिकार मिल ना जाए, वह सुरक्षित ना हो जाए। इसी शब्दों के साथ आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।